चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी की जो है चैप्टर को एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो जैसे कि स्थल मंडल जो है ना, ये अनेक प्लेट में विभाजित होता है और इसी को हम लोग स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर जो रहता है ना, मैग्मा रहता है। मैग्मा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं हिंदी में, और ये पिघला हुआ रहता है। और आपको पता है जब क्या कहते हैं, वॉल्केनो होता है, आता है, ठीक है, ज्वालामुखी फटता है, तो यही लावा जो रहता है बाहर की ओर आ जाता है। और जब वो ठंडा होता है तो वो आपका अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है ना। और इस तरीके से कुछ जो आपका मैग्मा रहता है वो आपका जमीन के अंदर रहता है, और वो जब ठंडा होता है तो वो आपका अंतभेदी अग्नेय सेल में परिवर्तित होता है। और जब वो जमीन से बाहर आ जाता है और वो ठंडा होता है तो उसको हम लोग बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं, और इसको हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये जिस तरीके से ये स्थल मंडल जो है ये प्लेट में अनेक प्लेट्स में भी बना हुआ रहता है। तो ये जो प्लेट होता है ना, ये गति करते रहता है, ठीक है, यानी हमेशा जो है इसमें मूवमेंट होता है। तो ये जो मूवमेंट जो होता है ना, एक तरह का होता है अंतजेनिक बल होता है जिसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और एक जो होता है बहिजेनिक बल कहते हैं जिसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। मतलब दो तरह का होता है। कभी कभी क्या होता है, ये धरती के नीचे जो है जो बल होता है उसको हम लोग अंतजनित बल कहते हैं, जिसको एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे इंग्लिश में। और जो धरती के ऊपर रहता है, ठीक है, जो उसके सतह पे जो उत्पन्न होता है जो बल, उसको हम लोग बहिजनिक बल कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब अंतजनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, कभी धीमी गति, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी जो हो गया, ये आपका जो है अंतजनित बल के कारण होता है। तो पृथ्वी की गतियां दो तरह का होता है, एक अंतजनित होता है, एक बहिजनित होता है। और इसमें आकस्मिक बल होता है और पटल रूपिन बल, जैसे कि पर्वत निर्माणकारी बल होता है। आकस्मिक बल में सॉरी, एक भूकंप होती है, एक ज्वालामुखी होती है, एक भूस्खलन होती है, ठीक है। और अगर बहिर्जनित बल जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि आपका पृथ्वी के सतह पे होता है, तो ये अपरदन और निक्षेपण होता है, ठीक है। नदी बहता है, पवन बह रहा है, समुद्री तरंग है, हिमनद है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्जनित बल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। मतलब जैसे कि अगर ज्वालामुखी फटता है तो जहां से, जैसे ये जो एरिया फटा, तो यहाँ से जो निकल रहा है, जो पदार्थ निकल रहा है, जिस क्षेत्र से निकल रहा है, ठीक है, तो ज्वालामुखी जो है भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये निकल रहा है ना। तो इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और ये कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं, जहाँ से वो कंपन आरंभ होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये कंपन स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान, जैसे ये यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना, तो इसका जो एरिया है, सामने वाला एरिया है, उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। मतलब जैसे कि ये यहाँ पे आपका हो रहा है, ठीक है, उद्गम केंद्र हो गया, इसके अगल बगल वाला एरिया जो हो गया अधिक केंद्र हो गया। अब यहाँ पे जो है तरंग की तरह इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से जो है फैलता है। तो अधिकेंद्र के निकट भाग में सावधानी हानि होती है, और अधिकेंद्र से दूरी पड़ने पर ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे भूकंप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ का जो अधिकेंद्र, ये एरिया अधिकेंद्र है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मतलब कि आपका भूकंप का इफेक्ट रहेगा। और जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो उसका इफेक्ट जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग दो चीज देखिए, उद्गम केंद्र देखिए, अधिक केंद्र देखिए, ठीक है, ये दो चीज देखे हैं। क्या होता है ये समझ में आ गया। यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि, देखिए अब ये क्या बोल रहा है, इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है, ठीक है। तो
इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे कुछ संभावना से अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन हो गया, तालाब में मछलियों का उत्तेजना हो गया, सांपों का धरातल पर आना। तो कुछ ये ऐसा सिम्टम्स है जिसको हम लोग देख के कह सकते हैं कि हाँ भाई कुछ होने वाला है। अच्छा, आपको ना यहाँ से पैडालॉजी के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? यहाँ से कई बार जो है पैडालॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। तो इसमें क्वेश्चन क्या था वो भी हम बता नहीं सकते, लेकिन आंसर मतलब कि हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दे रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें 2-3 स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है। तो आपको तो पता है कि इसमें हम लोग संभावना हम लोग मतलब कि होने वाला है ये हम लोग भविष्यवाणी कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेटर क्या होता है ना कि हम लोगों को कि भूकंप के समय क्या-क्या स्टेप, क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन आता है, यानी कि भूकंप से रिलेटेड किस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको बस समझा रही हूँ। तो उसका आंसर ये रहेगा कि हम लोग को भूकंप से कैसे बचना चाहिए, उस पे डिस्कस करना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके का पेडालॉजी क्वेश्चन है, तो कभी हम लोग पेडालॉजी का क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हम इस बात पर ज़रूर डिस्कस करेंगे, है ना? तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा-सा क्या दिया हुआ है कि भूकंप का मापन एक यंत्र होता है, उसको हम लोग भूकंप लेखी कहते हैं, और भूकंप की तीव्रता जो जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, और भूकंप की तीव्रता जो रहता है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगर भूकंप की तीव्रता जो रहता है 2.0 रहता है या तो उससे कम होता है, तो उसका प्रभाव जो रहता है बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। लेकिन अगर 5.0 रहा तो वो वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचाता है। अगर इसकी तीव्रता 6.0 हुआ या उससे अधिक हुआ तो बहुत ही शक्तिशाली होता है, और अगर 7.0 है तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं, तो इससे देखिए, हाँ अभी हम जैसे आपको बता रहे थे भूकंप से बचाव की तैयारी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? कि इस किस तरीके से हमें भूकंप से बचना चाहिए, इस बात पे हमें डिस्कस करना चाहिए। कि जैसे कि अगर आपको सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए, जैसे कि रसोई के काउंटर या मेज के नीचे हो गया, दीवार के अंदरूनी कोने हो गया, या इनसे दूर रहे जैसे कि आग वाले स्थान हो गया, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम हो गया, पहले से तैयार है, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्य के बीच जागरूकता फैलाएं। तो यहाँ से कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है, और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित। तो क्या है आपका इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा वेनेजुला का एंजल जलप्रपात, ठीक है? मैं जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। यहाँ क्या चीजें आपका, नदी के जल से दृश्य भूमि का प्रदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाले घाटे से गिरती है तो ये जलप्रपात बनाते हैं। तो जब ऊंचा जगह से नीचे जगह तक की ओर गिरता है पानी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी की इन्हीं मोड़ों को विसर्ग कहते हैं, और इसके बाद विसर्गों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नदी की इन्हीं बड़े मोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, जिस तरीके से ये मोड़ रहा है इसी को हम लोग विसर्ग कहते हैं। और इसके बाद विसर्गों के किनारे पर लगातार इसके किनारे पर क्या होता है, अपरदन और निक्षेपण होता है। विषप लूप की सिरे निकट आते जाते हैं, और समय के साथ विषप लूप जो है नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। मतलब जो मेन झील है उससे कट के एक अलग झील जैसे ये मोड़ा हुआ है, और जैसे ये इससे अलग होता है तो एक तरह का झील बनाता है, इसे को हम लोग चाप झील कहते हैं। तो चाप झील समझ में आ गया क्या होता है? यहाँ पे देखिए इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी की उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह जो है धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है।
तथा अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। मतलब आप देख सकते हैं जैसे ये आ रहा है और जैसे मेन नदी में जाएगा तो वो धीरे धीरे बह रहा है, तो वो अलग अलग दिशा में चलने लगता है। जैसे कि अगर आप पानी को डालते हैं जमीन में तो आप देखिएगा वो एक एक लाइन में नहीं बहेगा, कोई इधर बह रहा है, कोई इधर बह रहा है, कोई इधर बह रहा है। तो इसी को हम लोग वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। तो याद रखिएगा, यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। मतलब कि जितना बालू मिट्टी रहता है वो अलग हो जाता है। मतलब थोड़ा कभी यहाँ छोड़ दे रहा, कभी यहाँ छोड़ दे रहा, क्योंकि वो यहाँ पे पानी बहुत धीरे धीरे जाता है ना। अगर मिट्टी और बालू को जो है वो अपने साथ तब बहाता है जब वो तेजी से बहता है। तब प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि समुद्र तरंग के कार्य। समुद्र तरंग के अपरदन या निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगे जो है लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिसमें दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि गुफा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो इसका ऊपर वाला केवल जब पार्ट बचता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तटीय मेहराब मेहराब कहते हैं, मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी आकृति को स्टैक कहते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बहते 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 अब ये जो छत है इसको भी तोड़ दिया। ठीक है, अब ये अलग हो गया, एक अलग केवल एक स्टैंड एक ये जैसा बनाया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों के समुद्र भूगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री कुलीन का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको समुद्री गुफा कहते हैं। हिमनद के कार्य क्या है? तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है, और हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और प्रत्येक को अपरदित अपरदित कर देती है, और गोलाश्य में मिट्टी उन पत्थरों से भूदृश्य का प्रदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, और ये निक्षेप जो है हिमनद हिमोर का निर्माण करती है। तो हिमोर का निर्माण कौन करता है? हिमनद करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ चीजें जो है पूछा गया तो याद रखिएगा। जैसे कि स्टेक हो गया, क्या होता है, फिर तटीय मेहराब क्या हो गया, समुद्री गुफा कैसे बनाता है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमोर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हिमोर का निर्माण जो है हिमनद करता है।